भाई सबसे बड़ा चैलेंज तो गेट का एग्जाम ही होता है। लीडिंग टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट ड्रीम कंपनी तो क्या माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, गूगल ये रिक्रूट करे। जब रिजेक्शन मिलता है तो माइंड पे प्रेशर बहुत बंदा। पता चला कि माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं रिक्रूट कर रही है सीजन, अमेजोन भी नहीं कर रही है। कि एनआईटी वगैरह में अटेंडेंस भी 85% है एंड सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है इसी चीज़ की होती है। फिर बाउंस बैक करना। सीवी में वैसे एक बुलेट पॉइंट ही डालना चाहिए और कभी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। हेलो एवरीवन, दिस इज पीयूष, क्रिएटर ऑफ कैंपस कनेक्ट एंड आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कैंपस कनेक्ट में। और आज के मेरे गेस्ट हैं आदर्श तिवारी भैया। ही इज एमटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट एट एनआईटी राउरकेला विद डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग एंड लीडिंग कंपनी माइक्रोन के बारे में, जिसमें भैया का प्लेसमेंट हुआ है। और यह कंपनी आने वाली जो भी लीडिंग टेक्नोलॉजी है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा स्टोरेज एंड प्रोडक्शन ऑफ मेमोरीज में काम करने वाली है। और इस कंपनी को अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने फंडेड भी किया है। सो इसी चीज पे बात करेंगे आज आदर्श भैया से कि इंटरव्यू कैसा गया उनका, प्लेसमेंट्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स, कैसे चैलेंजेस को ओवरकम किए और फाइनली उन्होंने माइक्रोन में प्लेस्ड हो गए। जितने भी डाउट्स हैं प्लेसमेंट से रिलेटेड, सीवी बिल्डअप से रिलेटेड, प्रोजेक्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज को इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि एज ए एमटेक स्टूडेंट जब आप एनआईटी राउरकेला जैसे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द कैंपस कनेक्ट एंड आज हमारे साथ मेरे गेस्ट हैं आदर्श तिवारी भैया। ही इज एमटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट विथ डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड फर्स्ट ऑफ ऑल भैया वेलकम हमारे शो में। Thanks Piyush, thanks for inviting me. It's a great honor to present myself in Campus Connect. Thank you so much. एंड सेकेंडली आपको डबल कॉन्ग्रेट्स, क्योंकि अभी आपने सैक में जो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी का पद है उसको आपने जीता और प्लेसमेंट एट माइक्रोन। सो आप क्या कहना चाहते हो इन दोनों बातों पे? बस अच्छा ही लग रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ अभी। आई विश ये अच्छी चीज़ें होती रहे ऐसी लाइफ में। और एनआईटी राउरकेला ने बहुत कुछ दिया है, बहुत खुश हूँ। ओके, सो भैया मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आप गेट देकर एनआईटी राउरकेला में एज अ एमटेक स्टूडेंट ज्वाइन किए थे तो मतलब क्या चैलेंजेस थे स्टार्टिंग में? एमटेक स्टूडेंट को एनआईटी राउरकेला जैसे कॉलेजेस में क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं एंड हाउ टू ओवरकम इट? तो भाई सबसे बड़ा चैलेंज तो गेट का एग्ज़ाम ही होता है। पहले तो उसको क्लियर करना पड़ता है और क्लियर करने के बाद एकेडमिक्स थोड़ा हेक्टिक रहता है, क्लासेस ज़्यादा लगती हैं और साथ साथ हमें प्लेसमेंट की प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर से ही करनी पड़ती है क्योंकि हमारे पास 2 ही साल का टाइम होता है। 2 साल सॉरी क्या 1 साल का टाइम होता है, तो अगले साल से तो कंपनीज आने लगती हैं। तो हमें एकेडमिक्स भी देखना पड़ता है, साथ साथ प्लेसमेंट का भी पढ़ना पड़ता है। तो चैलेंजेस रहते हैं बट स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट का मतलब ही यही होता है जितने चैलेंजेस मिले उनको फेस करना आना चाहिए। तो धीरे धीरे हम यूज टू हो गए थे इन सब चीज़ों से। स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम हुई थी, एक तो परसेंटेज का अटेंडेंस का बहुत सारा सीन रहता है। तो सुबह 8 बजे क्लास जाओ, 7 बजे शाम को लौटो, पूरा दिन तो आदमी एग्जॉस्ट हो जाता है। प्लीज पढ़ने का, रूम में आके पढ़ने का ही मन नहीं करता, लेकिन करते हैं धीरे धीरे। चैलेंजेस तो हैं बट हो जाता है सब, क्योंकि एनआईटी राउरकेला में अटेंडेंस भी 85% है एंड क्या कहेंगे सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो इसी चीज़ की होती है। और फिर उसके बाद आप लोग सेकेंड ईयर में टीए भी बन जाते हैं, फिर वो स्टूडेंट को भी संभालना। टीए तो बनते ही हैं, प्लस रिसर्च का वर्क रहता है और साथ साथ प्लेसमेंट का प्रेशर भी रहता है। तो जब तक प्लेसमेंट लग नहीं जाती तब तक तो नींद ही उड़ जाती है, ठीक है। और लेकिन एक बार लग जाती है उसके बाद फिर रिलैक्स फील होता है माइंड। सो भैया आप तो नींद आ रही होगी क्योंकि आपने माइक्रोन में एज ए एसटी प्लेस्ड हो गए हैं। तो कभी जब माइक्रोन आई थी या फिर जब यहाँ पर आप आए थे प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे थे तो फिर कैसे गए माइक्रोन में? और आपने सोचा था कि नहीं माइक्रोन आएगी या फिर उससे पहले आपकी कोई ड्रीम कंपनी जिसमें मैं प्लेस्ड हूँ ऐसा कुछ? देखो, एज अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट ड्रीम कंपनी तो फेंक ही रहती है। आदमी देखता है माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, गूगल ये रिक्रूट करे, बट जब प्लेसमेंट स्टार्ट होता है ना तो आदमी के मन में ये भी रहता है कि कंपनी आ रही है, रिसेशन टाइम चल रहा है पहली बात तो, एक तो ओपनिंग बहुत कम आ रही है इस समय। तो पहली कंपनी जो मैंने दिया था वो टेक्सास दिया था। टेक्सास। तो उसमें हुआ क्या कि
कुछ मैनेजमेंट में गलती हुई, मतलब फॉर्म गलत सर्कुलेट हो गया था। तो हमारे बैच के बच्चों को CS और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों का मिक्स मिल गया था, तो उसमें डिस्कार्ड हो गया। फिर क्वालकॉम आया, तो क्वालकॉम में मुझे लिंक ही नहीं आया, आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न, वो मुझे एलिजिबल ही नहीं किया। और उसके बाद फिर ओरेकल में भी रिजेक्शन फेस करना पड़ा। तो 3 कंपनी थी जिसमें मेरे साथ ऐसा हुआ, और मैं लाइक उस समय तो थोड़ा डाउन हो गया था। बट उसके बाद चौथी कंपनी माइक्रॉन आई, और OT निकला, इंटरव्यू के 2-3 राउंड हुए थे, क्रैक होता चला गया, रिजल्ट आ गया, सिलेक्शन हो गया। तो अच्छा लगा उसके बाद कि हाँ, वो जो डाउन हुआ था उन 1.5-2 महीने तो बहुत ही प्रेशर था कि पता चला कि माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं रिक्रूट कर रही इस सीजन, अमेजोन भी नहीं कर रही है, जितनी बड़ी कंपनीज थी उन्होंने तो मना कर दिया, तो इकलौती ये बड़ी कंपनी बची थी। तो मैंने अपना पूरा 100% दिया था, रिजल्ट मिला मुझे अच्छे से। अच्छा भैया, जब ये रिजेक्शन मिलते हैं, जैसे आपने बोला कि ओरेकल में मिला, फिर और भी सारे 1-2 कंपनी में मिला, तो उस टाइम क्या माइंडसेट होता है कि यार बार बार रिजेक्शन मिल रहे हैं और फिर खुद को फिर बाउंस बैक करना, वो कैसे होता है? मतलब खुद को इतना मोटिवेट रखें कि नेक्स्ट कंपनी में मैं फोड़ पाऊँ, ऐसा सी। तो जो बिगेस्ट मोटिवेशन रहता है वो फैमिली होती है। वो हमेशा सपोर्ट करती है कि कोई नहीं, आगे हो सकता है, तेरे लिए नहीं बनी थी। मतलब मुझे जो सपोर्ट मिल रहा था वो फैमिली से मिल रहा था। बाकी मैं डाउन बहुत हो रहा था, मतलब मैं उस टाइम ऐसा हो गया था 2 घंटे 3 घंटे केवल नींद ले रहा था। 3 बजे 4 बजे सो रहा हूँ, सुबह 6 बजे उठ जा रहा हूँ, नींद ही नहीं आ रही थी। तो जब रिजेक्शन मिलता है तो माइंड में प्रेशर बहुत गंदा आता है। पढ़ाई में भी मतलब पढ़ रहा है, बट वो चीज़ें किक ऑफ करती रहती है ना कि अगली कंपनी में बैठूंगा, उसमें भी नहीं होगा तो क्या होगा कि माइंड में चल रहा था अगर अनप्लेस्ड रहेगा तो। क्योंकि जब इस समय हमारे बैच में क्या हुआ कि रिसेशन पीक पे चल रहा है, तो जो कंपनीज पहले आती थी रिक्रूट करके मास में ले जाती थी, उनका क्या सीन चल रहा है कि वो 1-2 ओपनिंग लेके आते हैं। तो ये चीज़ था, और बाउंस बैक करने के लिए तो मुझे फ्रेंड्स थे, सब सपोर्ट कर रहे थे। तो और ख़ुद को भी तो मोटिवेट करना पड़ता है ना कि हाँ किसी रीज़न के लिए यहाँ आया था, तो उस रीज़न को कंप्लीट भी करना है। तो उस वजह से मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी थी। फाइनली गुड प्लेसमेंट इन माइक्रोन। सो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आपको माइक्रोन में प्लेसमेंट मिला, माइक्रोन बहुत ही ट्रेंडिंग एंड लीडिंग कंपनी है इन द टर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा स्टोरेज एंड मेमोरी प्रोडक्शन। तो आप कैसे इसको फील करते हो कि लाइक मैं जब माइक्रोन में जाऊंगा तो फिर क्या क्या मेरे को करना पड़ेगा, और माइक्रोन मेरे से क्या एक्सपेक्ट करता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक फ्रेशर हूँ, तो फ्रेशर का क्या रहता है कि पहली जॉब जो होती है बहुत एक्साइटमेंट लेके आती है। तो एक्साइटेड तो बहुत हूँ काम करने के लिए। प्रोफाइल भी मुझे मेरे मन की मिली है सॉफ्टवेयर डेवलपर की, तो एटलीस्ट वो मुझसे जो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि डेवलपमेंट में मेरा हाथ अच्छा है, तो मे बी मुझे किसी अच्छे प्रोजेक्ट पे डालेंगे, और सो दैट कि मैं उनके सॉल्यूशंस को वर्कआउट करूँ। और माइक्रोन इस समय लीडिंग कंपनी है, वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट कंपनी है सेमीकंडक्टर के टर्म पर, और रिसेंटली अभी इंडियन गवर्नमेंट ने उनको फंडिंग भी कर दी है। तो इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो कंपनी अच्छी है, और जॉब मुझे मतलब प्रोफाइल मुझे मेरे मन की मिल गई है। तो एज अ फ्रेशर मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ जॉब को ज्वाइन करने के लिए, और टैकल करने के लिए प्रॉब्लम्स को, जो उधर से मुझे मिलेंगी प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व करने के लिए। और वो एज अ डेवलपर ही मुझसे मतलब एक लॉजिक बिल्डर, लाइक आप अच्छा लॉजिक सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो उनको, उनके ऑप्टिमाइज सोल्यूशन देना उनके प्रॉब्लम्स को। अभी तो यही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, बाकी जब मैं वहाँ ज्वाइन करूँगा, ट्रेन करेंगे वो लोग मुझे, तो मैं उनको फीडबैक दूंगा कि वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट एपिसोड में करते हैं इसको फीडबैक। एंड भैया जैसे अभी वर्ल्ड मेमोरी शॉर्टेज बहुत चल रहा है, और इंडिया में तो बहुत चलता है, लाइक बहुत से कंपनी है जो कि स्टार्टअप करी, बट इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का स्टार्टअप था, बट मेमोरी शॉर्टेज की वजह से कहीं ना कहीं कंपनी फंस रही। तो क्या माइक्रोन इसमें सपोर्ट करेगा कि मेमोरी प्रोडक्शन इंडिया में ज़्यादा हो और जो भी इक्विपमेंट बन रहे हो अच्छे से काम करें? हाँ, तो माइक्रोन का मेन काम जो है वो सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन ही है। तो माइक्रोन अभी जो गुजरात में सेटअप हुआ है, उसका मतलब स्टोरेज प्रोडक्शन यूनिट का, तो उसका मेन एम है ही यही कि ज़्यादा से ज़्यादा चिपसेट प्रोड्यूस करके, नॉट इवन इंडिया, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में वो चीज़ें प्रोवाइड करना, क्योंकि शॉर्टेज चल रही है आईसीज की, सेमीकंडक्टर्स की। तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ही वो कंपनी लाइक अभी यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई है, और इंडियन गवर्नमेंट ने इतना फंडिंग किया है उनको। तो उसी ये जो प्रॉब्लम आई जो तुमने बोला अभी कि मेमोरी स्टार्टअप्स बंद हो रहे हैं, तो ये ना हो इसीलिए ऐसे ये प्रोडक्शन मतलब यूनिट डाला गया है। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करते हैं कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस। हर कोई जानना चाहता है कि इंटरव्यू में क्या होता है, और इतनी अच्छी कंपनी, मैं खुद पर्सनली एक्साइटेड हूँ
तो जब इंटरव्यू में आप बैठे तो कट कितने की लगाई थी पहले तो कि 10 CG या 9 पॉइंट समथिंग लाइक, और CV का क्या सीन था और कितने राउंड इंटरव्यू हुए? तो माइक्रॉन में तो लाइक 7 CGPA ही था। जो वो था, क्या नाम है उसका, क्राइटेरिया कट ऑफ। और पहले तो मैं नर्वस था बहुत, इंटरव्यू में बैठने से पहले मैं नर्वस था। तो बट मेरा जो इंटरव्यूअर था वो काफ़ी फ्रेंडली था, तो उसने मुझे पहले कंफर्टेबल किया। मेरा इंटरव्यू 30 मिनट का शेड्यूल था, बट मेरा पहला इंटरव्यू 1.25 घंटे के ऊपर चला था। जस्ट बिकॉज उनका नेचर इतना अच्छा था, हमारी टॉक इतनी अच्छी चल रही थी, मेरे आंसर्स उनको अच्छे लग रहे थे, तो एक्सटेंड हुआ था इंटरव्यू। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मेरा करिकुलर, जैसे तुमने बोला कि मैं स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बनूँ, इस चीज़ से वो सामने जो इंटरव्यूअर था मेरा, वो बहुत एक्साइटेड हो गया। और CV जो तुमने बोली, CV का तो एक फॉर्मेट है, तो CV में हमेशा एक बुलेट पॉइंट ही डालना चाहिए और कभी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। फॉल्स इन्फॉर्मेशन देने से क्या होता है कि जो सामने वाला बंदा है वो एक्सपीरियंस है, अगर तुम गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए हो CV में, वो चुटकियों में पकड़ लेगा। तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन मत दो, जो स्किल्स आती है उस पर फोकस रखो। लाइक अगर तुम्हारा एल्गोरिथम अच्छा है, डेटा स्ट्रक्चर्स अच्छा है, ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा है, जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ। अब मैंने ऐसे किया था, मैंने बुलेट्स में डाले थे, बुलेट पॉइंट में डाले थे। और मेरा इंटरव्यू का जो कैची था, उसको सबसे पहले मेरा जो थ्रू आउट स्कोर थे मेरे, मतलब हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में, BTech में और MTech में, वो कंसिस्टेंट था। तो उससे वो खुश हुआ। आफ्टर दैट उन्होंने, जब उनको पता चला कि मैं स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हूँ, तो वो उनको ये लगा कि लाइक हाँ, पढ़ाई के साथ साथ मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर में भी अच्छा मेंटेन किया हुआ है। तो मेरा कुछ 8 से 10 मिनट डिस्कशन इस पे चला था कि मेरा रोल क्या है, मैं क्या क्या करने वाला हूँ। मैंने एक्सप्लेन किया कि रिद्धि आ रही है, सो वी आर मैनेजिंग एंड ऑल। उसके बाद फिर वो कोर पे आ गया। फिर मेरा टेक्निकल इंटरव्यू चला गया। उन्होंने मतलब काफ़ी क्वेश्चंस पूछे, लाइक एरे के रिगार्डिंग पूछे थे। स्टार्ट उन्होंने बेसिक से किया, फिर इंटरमीडिएट, फिर हाई तक गए। और ऐसा नहीं था, देखिए इंटरव्यू में क्या होता है कि अगर आप कुछ क्वेश्चन में फंस रहे हो, मुझसे उन्होंने कुछ थ्रैशिंग की प्रॉब्लम पूछी थी और मल्टी थ्रेडिंग की प्रॉब्लम पूछी थी, जो CS कैंडिडेट है को पता होगा। उन्होंने मुझसे रियल लाइफ एग्जाम्पल पूछा था। अब मैं थोड़ा थ्योरी पढ़ के गया था, तो रियल लाइफ में थोड़ा फंस रहा था। उन्होंने मुझे हिंट प्रोवाइड किया, तो वो भी कोऑपरेटिव होते हैं, वो आपको बराबर से हिंट देते रहेंगे, तो नर्वस ताकि आप ना फील करो। और यही था अपना कोर सब्जेक्ट मेंटेन। लाइक मैं एज अ CSC, जितने CSC वाले देख रहे हैं, उनको अपार्ट फ्रॉम कोडिंग तो आनी ही चाहिए। कोडिंग के साथ साथ जो उनके कोर सब्जेक्ट हैं, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, COA, DBMS, इस पर भी अच्छी कमांड होनी चाहिए। क्योंकि जो आपका इंटरव्यू होता है वो कोडिंग नहीं, वो टेक्निकल इंटरव्यू होता है। तो वो ये जानना चाहते हैं कि आपके अंदर कोडिंग लॉजिक है। लॉजिक वो आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछेगा और वो जान जाएगा कि हाँ, इसके अंदर कैपेबिलिटी है, ये बिल्ड कर देगा क्वेश्चन। फिर सेकेंड राउंड हुआ था मेरा। अब सेकेंड राउंड में उन्होंने मेरा प्रोजेक्ट डिस्कशन किया था, लाइक BTech में मैंने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए थे, MTech में मेरा क्या प्रोजेक्ट है। और मेरा BTech का प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में पूरा था। मतलब मैंने 2 ऐप बनाए थे और उसको मैंने प्ले स्टोर पर लॉन्च कर रखा। हाँ, एक स्टार्टअप के लिए दिया था मैंने, और वो अच्छा से वर्क कर रहा है, तो इससे इंप्रेशन बैठ गया था। और उसके बाद फिर मेरा MTech का जो प्रोजेक्ट है वो मशीन लर्निंग का है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप एक कोर मतलब नॉन कोर कंपनी किसी IT सेक्टर में जाना चाह रहे हैं अभी, तो कोडिंग के साथ साथ आपको जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है, लाइक मशीन लर्निंग, AI, इनका एक प्रोजेक्ट आपके उसमें होना चाहिए, सो दैट कि आप इंटरव्यूअर समझे कि हाँ, ये लॉजिक तो अपना कोडिंग और ये सब तो कर रहा है बढ़िया से, इसके साथ साथ इसका ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी पे भी हाथ है, तो आपके इससे मल्टीटास्किंग में प्रूफ होती है। दैट्स इट, यही था। इतने काफ़ी लंबा प्रोसेस था भैया। प्रोसेस तो था लंबा। ब्रेक भी देते हो इंटरव्यू में, लाइक 10 मिनट 20 मिनट का ऐसा ब्रेक? हाँ, लाइक टेक्निकल राउंड 1 हुआ, उसके बाद मुझे 2-3 घंटे का ब्रेक मिला। फिर रिजल्ट्स आते हैं कि किनका टेक्निकल राउंड 1 क्लियर हुआ। तो मेरा उस समय फ़ोन ऑफ था। फ़ोन ऑफ रीज़न था क्योंकि चार्ज नहीं था, तो मैंने फिर लगे हाथ चार्ज पे लगाया था। और उधर के HR का मुझे कॉल आ रहा था, बिकॉज मैं रिस्पॉन्स दे नहीं रहा था। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे मतलब मेरे रूम पे आके बताया कि आदर्श, आपका टेक्निकल राउंड क्लियर हो गया है, अपना फ़ोन ऑन कीजिए। तो मेरी फिर बातचीत हुई। फिर उन्होंने, मेरे सारे और दोस्तों का हो चुका था टेक्निकल राउंड 2, मेरा शेड्यूल हुआ 3 घंटे बाद। ठीक है, तो ये फ़ोन स्विच ऑफ होने की वजह से? फ़ोन स्विच ऑफ होने की वजह से, क्योंकि मैंने फ़ोन चार्जिंग किया नहीं था और इंटरव्यू हुआ और मेरा फ़ोन ऑफ हो गया, नेट उसी से लिया था मैंने। और उसके बाद फिर मैं लंच पे चला गया था और फ़ोन उधर से कॉल आ रहा है कि, लेकिन फ़ोन ऑफ होने की वजह से अटेंड नहीं कर पा रहा था। बट बाद में कुछ दोस्त ने आके बताया और फिर मैंने चार्ज किया। फिर मेरा सेकंड राउंड हुआ और उसी में ही मेरा HR राउंड हो गया था। तो मेरा 3 हो रहा, क्योंकि मेरा डिले हो गया था ना,
तो टेक्निकल राउंड 2 और HR राउंड मेरा एक ही में हो गया। एक ही में, ये शायद प्लस पॉइंट रहा। कह सकते। सो भैया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आपने बीटेक कंप्लीट करा, जॉब क्यों नहीं करा? एमटेक में फिर एडमिशन लेना, NIT राउरकेला आना, क्या सीन था इसका? पीयूष, जब मैंने बीटेक करी तो कंपनीज आ रही थी, पैकेज उसका लो था, बट उस टाइम क्या हुआ, मैं 1-2 कंपनी में अपीयर भी करा था, बट मुझे रिजेक्शन उधर से मिला था। तो मैंने अपने सीनियर से बात करी, मेरे काफ़ी सीनियर्स थे जिन्होंने गेट दिया था, कुछ IITs में है, कुछ IIC बैंगलोर, कुछ फॉरेन में है। तो उन्होंने मुझे बहुत ही प्यारा सजेशन दिया कि आदर्श, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम गेट करते हो तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या है। फर्स्ट, एक तो तुम्हें टैग मिल जाएगा अच्छी किसी कॉलेज का, दूसरा तुम्हारे पास एक हायर डिग्री हो जाएगी, और तीसरा तुम्हारी जो अपॉर्चुनिटी है, लाइक ऑब्वियसली उस कॉलेज से अगर तुम किसी अच्छे कॉलेज में जाते हो, जैसे NIT IIT में जाते हो, तो अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास इंक्रीज हो जाएगी। और उन्होंने बोला कि मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं कर सकता हूँ, और नॉलेज तुम्हारी कोर सब्जेक्ट की बढ़ेगी अच्छी। तो मैंने बीटेक में फिर प्लेसमेंट का छोड़ दिया इसलिए, और मैंने अक्टूबर लास्ट में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। मेरे पास 3 महीने बचे थे, तो अब 3 महीने में मुझे पूरा गेट ख़त्म करना था। तो फिर वहाँ पर भी मुझे थोड़ा स्मार्टली वर्क करना पड़ा। मैंने PYQ देखे कि किस सब्जेक्ट से ज़्यादा मार्क्स आते हैं, उस पर मैंने ज़्यादा फोकस किया था, और फिर मेरा अच्छे से गेट निकल गया, अच्छी रैंक आ गई। IIT पटना में मेरा इंटरव्यू शेड्यूल था, बट उस समय हुआ ये कि मैं छुट्टियां मनाने गया हुआ था, और गांव में नेटवर्क का इशू होता है, तो मेरा वो मिस हो गया। IIT पटना का इंटरव्यू में दे नहीं पाया एमटेक के लिए। तो फिर मैंने CCMT के थ्रू ये कॉलेज लिया। इसके लाइक रिव्यू अच्छे थे, Tier 1 कॉलेज था, तो इस वजह से मैं एमटेक करने आया। IIT पटना भी अच्छा कॉलेज था, बट चाय अच्छी मिलती है वहाँ पे। सामने एक लगा है चाय सुट्टा की दुकान, बहुत सही चाय देता है, तुम बिहारी चाय। इनमें नेक्स्ट की अब आपने प्लेस भी हो गए, कॉलेज का जितना एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट अब इंडी होने वाला है, अब 6-7 महीने आप रहोगे यहाँ पे। तो जो आपके जूनियर्स आने वाले हैं, ऑफ कोर्स जो जूनियर्स आते हैं, बहुत सारे मन में उनके डाउट्स होते हैं कि यार बीटेक से एमटेक जाना, कॉलेज अच्छा है कि नहीं है, क्या क्या और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो आप क्या सजेशन देना चाहोगे जो आपके जूनियर्स आएंगे उनको, ताकि आपके जैसे प्लेसमेंट ले सके, इंटर्नशिप ले सके? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप किसी Tier 3 कॉलेज से हैं या प्लेसमेंट जहाँ की अच्छी नहीं है, तो आपको गेट करना चाहिए, ठीक है। मेरा पहला सजेशन है कि आप गेट दीजिए, गेट में बैठिए, एक अच्छा कॉलेज लीजिए, और उसके बाद अपना जो बेस्ट है पढ़ाई के साथ साथ प्लेसमेंट की एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाइए, ठीक है। कि हाँ, पर डे मुझे 1 घंटे या 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो बनाना है लीड कोड का, उसके बाद ही सोना है, ये बना के चलिए। मैंने क्या किया था, मैंने थोड़ा लापरवाही स्टार्टिंग में की थी। मैं जब यहाँ पे आया तो मैं एकेडमिक्स का ही पढ़ता गया पूरा, मतलब मैंने ये कोडिंग और इन सब को उतना नहीं देखा था। बट फिर मैंने सीनियर से मीटअप किया, फिर उन्होंने बताया कि नहीं लाइक एकेडमिक्स तो है ही, इसके साथ साथ आपका कोडिंग भी होना चाहिए। तो मैंने दिसंबर में स्टार्ट करी कोडिंग। दिसंबर में मैंने स्ट्राइवर्स का शीट पकड़ा, स्ट्राइवर को जानते होंगे, और लव बब्बर का यूट्यूब से वीडियो देखा था। तो वो बहुत ही बेनिफिशियल मेरे लिए साबित हुआ, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर किया लव बब्बर भैया ने, तो उनके लिए शाउट आउट है मेरी तरफ से। और क्वेश्चंस बनवाए स्ट्राइवर्स की शीट से, तो उनके लिए भी शाउट आउट है। तो यही था। बाकी प्लेसमेंट के लिए बस ये है कि कंसिस्टेंट रहिए, और टॉपिक जैसे ट्रीज, लिंक लिस्ट और डेटा स्ट्रक्चर्स पे काफ़ी फोकस कीजिए, स्टैक्स वगैरह, क्यू, हीप, इन सब के टॉपिक्स क्वेश्चंस लगाइए, और स्ट्राइवर शीट फॉलो कीजिए। दैट्स इनफ, वो सफिशिएंट है मेरे ख्याल से कैंपस प्लेसमेंट के लिए। 250-300 क्वेश्चंस हैं वहाँ पे SDE शीट में, आप उसको लगाइए, और बहुत ज़्यादा इधर उधर मत भागिए कि मैं कोडिंग निंजा से भी कर लेता हूँ, गिग्स फॉर गिग्स से भी कर लेता हूँ इधर। फिर मैं भी ऐसे कंफ्यूज हुआ था पहले। एक प्लेटफॉर्म पकड़ो और उसी के क्वेश्चंस कंटिन्यू करो, बट कंसिस्टेंट रहो कि हाँ, मुझे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पर डे बनाना है, सैटरडे संडे ब्रेक नहीं लेना है, ठीक है ना, करते रहो। और इसके अलावा कोर के सब्जेक्ट भी जो गेट में आप पढ़ के आए हो, उसके नोट्स लेके आना यहाँ पे कॉलेज में, और थोड़ा साइड बाय साइड उसको भी देखते रहो। और हाँ, कैंपस लाइफ ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ का कैंपस लाइफ तो बहुत अच्छा है। फेस्ट, एवरीथिंग, हर चीज़ में पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है। माइंड भी फ्रेश रहता है, पढ़ाई में मन भी लगता है। और जैसे भी आपने यूट्यूब चैनल बोला लव बब्बर, मेरा भी फेवरेट है, एंड कोड विथ हैरी में देखता था स्टार्टिंग में, बट हाँ, लव बब्बर उनमें कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा है, वो कंटिन्यूअस हर चीज़ बताते हैं। सो भैया लास्ट है,
कि NIT राउरकेला का सबसे बेस्ट चीज़ और सबसे बैड थिंग्स क्या है? बेस्ट थिंग कहूँगा कि कॉलेज ही पूरा बेस्ट है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ। मैंने बहुत एंजॉय किया यहाँ कैंपस में, हाँ। एवरीथिंग कैंपस में। हरियाली बहुत है, पेड़ हरियाली। पौधे बहुत हैं, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आए दिन फेस्ट होते रहते हैं, मतलब ये आपको बोर नहीं होने देता कैंपस। और बैड थिंग, सबसे बैड थिंग मुझे मेस का खाना भाई, वो अंदर नहीं जाता, ठीक है। तो और हाँ, बैक पोस्ट के पराठे भी मुझे अच्छे लगते हैं, हाँ, सबसे बेस्ट। जगदा के पराठे। हाँ, जगदा की चाय, अच्छा। ठीक है। और बाकी तो मैंने बोला ना, सब कुछ अच्छा ही है, हेक्सागन में रोल भी अच्छा मिलता है, रोल भी। बट सबसे खराब चीज़ जो लगी वो मेस का खाना और ये एकेडमिक का जो अटेंडेंस Attendance प्रेशर है, 85। दो चीज़, हाँ, ये बहुत खराब लगा। बाकी तो सब कुछ अच्छा ही है। वैसे हर अच्छी चीज़ के पास थोड़ी सी बुरी होती है। मेरे को भी यहाँ का फूड क्वालिटी एज कम्पेयर टू बनारस बहुत ही थोड़ा सा नॉमिनल लगता है, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, बट फिर भी जी रहे हैं। और सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, एंड आई होप आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करे होंगे, एंड जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं और जूनियर्स हैं भैया के, सो आप वीडियो से कुछ ज़रूर सीखोगे। एंड थैंक यू सो मच भैया मेरे को सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू पीयूष भाई, कीप ग्रोइंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। व्हाट्स योर चैनल नेम? कैंपस कनेक्ट। Okay, please do subscribe Campus Connect, guys. And he's a very gentleman. He's my first junior I met in the college, and support him. And let's make him a very big YouTuber. Okay. Thank you, Piyush, for inviting Thank you me. so much.